नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित भारतीय एकता तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी भारतीय भाई बहन थोड़ा इस विषय पर भी विचार विमर्श कर ले कि आजकल जो महाराष्ट्र सरकार में वो कोई गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उस पर जो उन्हीं के अंडर में एक परमवीर सिंह करके उसने आरोप लगाया है कि यह वसूली करवाते थे। देखिए, वो आरोप एक पुलिस कमिश्नर ने लगाया है और उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से गुहार कर रहा है कि सीबीआई से जांच करवाइए। ये बात तो बड़ी छोटी सी है। ये पूरी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी और उसी से एक शाखा निकली है एनसीपी, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका कि मुखिया वो शरद पवार है। एक पूरी वसूली की ही पार्टी है। ये किस्सा होगा छोटे व्यापारियों से या माने मुंबई के व्यापारियों से। ये एनसीपी जो है जितने भी उद्योगपति हैं और जितने भी व्यापारिक घराने हैं उनसे वसूली का इसका इतिहास रहा है। इसे गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का किसका, और उसी से ये स्वार्थवश ये एनसीपी या ये शरद पवार अलग हुआ, फिर उसी के साथ सट गया। शरद पवार का नाटक तो देखिए कि किसी चीज का बहाना बना करके वह एक अलग संगठन बनाए एनसीपी, और फिर उसी के साथ सट गया। तो ये नाटक जो है पूरे देश को देखना चाहिए। तो वसूली कोई नई बात नहीं है। ये पूरी की एनसीपी और जो है अनिल देशमुख तो एक बहुत ही छोटे किरदार है। जो शरद पवार है, इसके विषय में भारतीय जनता दल ने बताया भी, इशारा भी किया है और पूरे देश के लोग भी जानते हैं। महाराष्ट्र जो हमारे महाराष्ट्र में भारतीय भाई बहन हैं वो लोग भी जानते होंगे कि जितने भी ये वो यानी भूमिगत माफिया हैं, भूमिगत जो है वो तस्कर हैं बड़े बड़े। अब हाजी मस्तान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची से इसके संबंध है। दुखड़ा तो ये है कि कुछ लोग इसको इतने बड़े खतरनाक तत्व को वो मराठा गौरव कहते हैं। सवाल तो इस बात का है, इतनी बड़ी देश की घोर गद्दार इंदिरा गांधी को ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वाले इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा उसे लगवाए। तो ये दौर बड़ा मुश्किल का है। यानी अंग्रेज जब से गए, ये काले अंग्रेज इतने खतरनाक हो गए हैं कि ये
देश पर डकैती भी डालेंगे, देश को तबाह भी करेंगे, समाज को तबाह भी करेंगे, और फिर देश और यह भी एक मानसिकता फैलाएंगे कि देश इनको खुदा की तरह पूजे। और झूठ बोलने में तो ये सब बहुत ही माहिर है। तो झूठ बोलने से क्या होता है कि हमारी जो आम जनता है, हमारे आम भारतीय भाई बहन हैं, वो फैसला करने में उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत 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 मुश्किलात और बहुत कठिनाई होती है कि कौन उनका या इस समाज का, भारतीय समाज का, देश का हितैषी है और कौन दुश्मन है। तो ये उसमें सबसे आगे कौन है? गांधी, नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी, काकस। ये झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में बिल्कुल सिद्धहस्त है, माहिर है, हर वक्त झूठ। और इसके जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रवक्ता आते हैं, और इतना दहाड़ के बोलते हैं, छाती तान के बोलते हैं कि बाकी भाग जाते हैं। और उसी प्रकार कम्युनिस्ट वाले भी टीवी चैनल पर जरा देखिए, कभी नमूना आप देखिए ना, वो अखिलेश प्रताप आता है, कुंडा वाला, किस तरह से बोलता है। कोई उसको याद नहीं दिलाता है कि तुम उस पार्टी से है जिसने इस देश को बंटवाया और 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया। तुम उस पार्टी से है जिसने 7 से लेकर 8 तक दंगे करवाए। कोई उसे नहीं पूछता है। और उस अखिलेश प्रताप से जो आता रहता है टीवी चैनलों पर, कोई नहीं पूछता है कि तुम उस पार्टी से है कि जिसके गद्दार नेहरू ने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई। तुम उस पार्टी से है जिसने वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या करवाई, वो शेख अब्दुल्ला से मिल करके। कोई उस अखिलेश प्रताप से नहीं पूछता है कि तुम्हारी गद्दार इंदिरा गांधी ने जो है अपने राजनीतिक हवस के चलते, और जो हमारी सेना ने जो सन 65 के युद्ध में लाहौर तक पाकिस्तान की जमीन जीत ली थी, उसी जमीन को वापस करने के लिए जो शास्त्री जी तैयार नहीं थे, शास्त्री जी को इसने, इस गद्दार इंदिरा ने मरवा दिया रूस से मिल करके। तो कोई नहीं पूछता है। और उसी इंदिरा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवाया। तो कोई पूछता ही नहीं। इसीलिए जब ये झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं है। और मोदी जी के शासनकाल में तो ये जितने भी झूठ बोलने वाले हैं, राहुल है, उसके जितने भी प्रवक्ता है, प्रियंका है, सब झूठी बोलते हैं। और उसी गंदगी को ये टीवी चैनल वाले वही गंदगी जो है उसमें डालते रहते हैं, और देश को बताते रहते हैं कि राहुल ने ये कहा, प्रियंका ने ये कहा। इन सबों को शर्म भी नहीं आती है। ये टीवी चैनल वाले इस देश के बहुत शत्रु हैं। भारतीय आवाम ताकत दल का ये संदेश जो है इन टीवी चैनलों के पास जरूर पहुंचता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जरा असर भी नहीं होता होगा। और ये पूरी रणनीति ये बनाते होंगे कि कम से कम भारतीय आवाम ताकत दल का नाम न लिया जाए, और इनको गद्दार भी कह दीजिए तो शायद इन पर असर नहीं होता है। वो रवीश कुमार जैसे लोग जो है, मैंने देशभक्ति का ही जो हमेशा जो उपहास करता रहता है, तो उसके लिए न तो रवीश कुमार जैसे पत्रकारों की बात की जा रही है। तो रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो इस देश के गद्दार भी हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो हर वक्त जो है राष्ट्रभक्ति का हमेशा उपहास वो करते रहते हैं। इसीलिए करते रहते हैं कि कभी गद्दारी की बात आए तो कोई खास उन पर वो असर न करे। तो इन चैनलों को यदि गद्दार भी कहा जा रहा है, हालांकि गद्दार होना इस देश में सबसे बड़ा अपराध है। कोई जैसे हम कह रहे हैं, यदि हम कह रहे हैं कि यदि झूठ है तो हमको निश्चित जो है वो लटका दिया जाना चाहिए, निश्चित रूप से। यदि किसी के ऊपर जो है गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ यदि वो आरोप सही चीज है,
तो उसको भी इस देश से निकाल देना चाहिए। दोनों बातें हैं। लेकिन चूंकि इन सबों ने देशभक्ति के तत्व को वो निकाल बाहर किया है, बस वो खोखला भर रह गई है। देशभक्ति सिर्फ जो है वो भाषणों में और वो मंचों की भाषणों और मंचों की शोभा बढ़ाने में, कभी सम्मेलनों में, मुशायरों में, यहीं तक सीमित रह गई है। और जो इन सबों ने अलग अलग परिभाषाएं जो बना रखी हैं, एनपीसी ने जो परिभाषा बना रखी है, और अभी जो उनके छोटे भाई हैं बीजेपी वालों ने जो देशभक्ति की परिभाषा बना रखी है, या उनके जो छोटे भैये हैं जो रवीश कुमार जैसे, उन सबों ने जो देशभक्ति की परिभाषा बना रखी है, इसी में जो है देशभक्ति का असल जज्बा, असल अवधारणा जो है वो उलझ करके रह गई है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो इसीलिए जब भी भारतीय जनता दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जताता है कि ये टीवी चैनल वाले इस देश के बहुत शत्रु हैं, तो इस पर इन पर असर नहीं होता है। असर कब होता है कि जब वो अखिलेश के बाहुबली जब इनकी पिटाई करते हैं, तब वो अखबारों में आता है। तो समझ जाइए ये किस व्यवहार के ये पात्र हैं। अखिलेश यादव के बाहुबली जब इनकी पिटाई करते हैं तो वो अखबारों में आता है। बाकी इनको गद्दार कह दीजिए, देश का दुश्मन कह दीजिए, इन पर असर नहीं होता है। तो किस असर की गिरी हुई बिरादरी है ये टीवी चैनल, और अपने को कहती क्या है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मुखौटा पहन करके देश के साथ कितना बड़ा छल कर रही है, देश के साथ दुश्मनी कर रही है, यह भी हमारे आम भारतीय भाई बहनों को गौर से समझना होगा, देखना होगा। लेकिन ये सब के सब जो है पैदा किए गए हैं उसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के द्वारा, और पाले जा रहे हैं उनके जो छोटे भाई हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के द्वारा। तो ये देश के लिए बिल्कुल खतरनाक भी हैं और त्याज्य भी हैं। और वही त्याज्य नहीं है जो उनके पालक हैं, जो उनके संरक्षक हैं। एनपीसी भी और ये भारतीय जनता पार्टी भी इस देश के लिए त्याज्य है। यह देश को कबूल नहीं है। तो आज वो जो अनिल देशमुख है एनसीपी का, शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी का जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र सरकार या उद्धव सरकार की, उसकी वसूली की जो बात आ रही है, तो वह तो एक छोटा किरदार है। पूरी जो जेएनपीसी ये वसूली की ही पार्टी है, और उसी से निकली हुई है एनसीपी, जिसका मुखिया शरद पवार है, वो भी पूरी वसूली की ही पार्टी है। अब सवाल यही टिकता नहीं। सवाल यह है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम इस तरह की गंदगी को देखती रहेगी, इसको सत्य कथा के रूप में सुन करके आनंदित होती रहेगी कि इससे निजात पाने की भी सोचेगी। इस दौरान एक संदर्भ बताना बहुत जरूरी है कि एक यानी जो ये भारतीय जनता दल भारतीयता के लिए जो मुहिम चला रहा है, उससे प्रभावित एक भारतीय भाई की प्रतिक्रिया आई थी, जो कि हमारे भारतीय जनता दल के पदाधिकारी के पास आई थी। तो वो ये कह रहे थे कि हमको कितने अंधकार में रखा गया था, हम इन दुश्मनों को ही अपना हितैषी समझ रहे थे, और हमको अपने पर शर्म आती है। उसके शब्द जरा जाते हैं कि हमने अब इन दुश्मनों को क्यों सत्ता में भेजा, क्यों सदन में भेजा।
भारतीय जनता दल यही कह रहा है कि इस तरह की भावना आनी चाहिए कि ये हमारे भारतीय भाई बहनों से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इन देश के दुश्मनों को सदन में भेज करके, इन देश के दुश्मनों को सत्ता में भेज करके और उनके पापों को भुगतना। देखिए, हमारे राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे राष्ट्रभक्त और परम राष्ट्रभक्त और विद्वान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर आदि लोगों ने एक भारत का संविधान बनाया और संविधान बना करके हम सभी को वो मताधिकार, फ्रेंचाइज जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, फ्रेंचाइज, राइट टू वोट, मताधिकार दिया। ये बहुत बड़ा हथियार है। 60-70 सालों तक अमूमन कुछ अपवादों को छोड़कर इसका बेजा इस्तेमाल ही हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ इसलिए कि आज तक कुछ अपवादों को छोड़कर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में यह समझ आज तक विकसित नहीं हुई है कि कौन उनका या इस मुल्क का हितैषी है और कौन इस मुल्क का दुश्मन है। ये फैसला आज तक नहीं कर पाए और कम से कम ये फैसले की घड़ी है, फैसला कर लें कि किस मुल्क का दुश्मन कौन है। तो इस मुल्क का दुश्मन निश्चित तौर पर ये गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस वामदल वाले भी हैं और ये बीजेपी भी है, जो कि इन खतरनाक ताकतों को पाल भी रही है और देश विरोधी गतिविधियों के लिए मौका दे रही है। ये चीज जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री खुलेआम संसद में कह चुके हैं कि जब तक मोदी जी हैं तब तक आप मजे लीजिए। तो मजे लीजिए का मतलब यह है कि वो देश जो देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय और लिप्त हैं, जेएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी वाले और ये वाम दल वाले इत्यादि वाले हैं, वो निर्बाध रूप से करते रहें, इन पर कोई आंच नहीं आएगी। यह आश्वासन था हमारे मोदी जी का। तो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी भी इस देश के शत्रु हैं। अब तो ये इस देश को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को फैसला करना है कि इन देश के शत्रुओं को अपने सर पर ढोना है, उनके पापों को भुगतना है कि उनसे निजात पानी है आपको, क्योंकि मताधिकार का अमोघ अस्त्र आपके हाथ में है। इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो चुनाव का वक्त आया है, पांचों विधानसभाओं में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में नोटा का इस्तेमाल करके इनसे निजात पाने की शुरुआत करिए, आगाज करिए। इसीलिए कह रहा है, नहीं तो दिन रात या तो इनके कुकर्मों की सत्य कथा सुनिए। कुछ लोग इनकी सत्य कथा सुनने में ही जो है उनको आनंद आता है। इस मानसिकता को त्यागिए, मानसिकता ये विकसित करिए कि कैसे इनसे निजात मिले, और निजात का एक रास्ता है। अभी फिलहाल जब तक कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है जो है वो नोटा का। कुछ लोग तर्क देते हैं साहब कि यदि सारी पार्टियां यदि हार जाएंगी और वो नहीं रहेंगे तो यदि हार जाएंगे तो कोई आसमान नहीं फट जाएगा, कोई आसमान नहीं गिर जाएगा, धरती नहीं फट जाएगी, तब भी शासन चलेगा। शासन इनके द्वारा चलता भी नहीं है। शासन चलाने के लिए तमाम सचिव और अधिकारी बैठे हैं, गवर्नर बैठा है, राज्यपाल बैठा है, राष्ट्रपति बैठा है। ऐसी बात नहीं, देश चलेगा। लेकिन कम से कम ये देश के माथे पर जो कचरा है, जो कलंक है, जो अभिशाप है, वो तो हटना है ना। उसको हटाने की जिम्मेदारी हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन जो असम विधानसभा के हैं, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के हैं,
जो पुदुचेरी विधानसभा के हैं, जो तमिलनाडु विधानसभा के हैं, जो केरल विधानसभा के हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा तर्क ये सब ये देते हैं कि साहब जो है ये वो नोटा दबा के क्या होगा, हमको तो रोटी चाहिए, हमको तो रोजगार चाहिए, वो चाहिए। सवाल इस बात का है कि ये आपको क्या रोटी देंगे और क्या रोजगार देंगे? ये जो कुछ भी देंगे आपको रेवड़ी देंगे, आपको वो दाना देंगे फंसाने वाला। जैसे जो बहेलिया होता है पक्षियों को फंसाने के लिए उस जाल फेंकता है ना, दाना फेंकता है, यही वो करेंगे आपको फंसाने के लिए। और फंसाते आए हैं। जिस प्रकार वो बहेलिया जो है पक्षियों को फंसाने के लिए जाल फेंकता है, तो इनका जाल है। जैसे एक जाल इसने फेंका, इस गद्दार केजरीवाल ने, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली, और उस जाल में दिल्ली के पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध लोग और पास कॉलोनियों में जिनके मकान 100 करोड़ के हैं, वो भी उस जाल में आ गए हैं। और जरा भी नहीं सोचे कि केजरीवाल इस देश का कलंक है। कलंक कैसे है कि जब जेएनयू के प्रांगण से ये माने इतना खतरनाक देश विरोधी नारा लगवाया गया गद्दार कन्हैया कुमार के द्वारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके साथ खड़ा हुआ ये गद्दार केजरीवाल। इसका जरा भी हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने जरा भी संज्ञान में नहीं लिया। ये उनकी सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय भूल है, और उस राष्ट्रीय भूल का खामियाजा दिल्ली के लोग वो भुगत भी रहे हैं। हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहनों को किस तरह से झूठ बोल करके इसने बाहर निकाला। यहाँ तक कि खबरें तो ये भी हैं कि इसने उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को दिल्ली के बाहर निकालने के लिए ही इसने उनके घरों के बिजली और पानी तक इसने कटवा दिया। और सिर्फ इसलिए कि जो उसको केंद्र सरकार से जो पैसा मिला था इनको खाना खिलाने के लिए, इसलिए कि लॉकडाउन के अवधि में उनके रोजगार बंद हो गए थे, उनका जीना मुश्किल हो गया था भोजन के अभाव में। उसी के लिए जो है केंद्र सरकार ने कुछ धन आवंटित किया था, शायद 3000 करोड़। तो उस 3000 करोड़ को हड़पने के लिए ये गद्दार केजरीवाल जो है हमारे गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों को दिल्ली से बाहर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र उसने किया, साजिश किया कि अपने राघव चड्ढा था उसका एमएलए, उसके वो व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के जरिए जो है अफवाह फैलाई कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों के लिए, मजदूर भारतीय भाई बहनों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों की जो बसें जो है आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर लगी हुई हैं, और उसमें बैठ करके वो अपने अपने घरों में जा सकते हैं। एक तो अफवाह जो है राघव चड्ढा इत्यादि से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के द्वारा फैलवाई, अधिकारियों से जो है लाउड स्पीकरों से कहलवाया, उन मजदूर भारतीय भाई बहनों के घरों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी कटवा दिए। इस स्तर का ये नीचता इसने किया जो है केजरीवाल ने। और कोरोना के पीरियड में लाखों की तादाद में इसने अपनी डीटी बस से पहले उनको घरों से बाहर निकलवा दिया, और फिर निकल करके फिर उनको डीटी बसों में भर के आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर लाकर वो इकट्ठा कर दिया, पटक दिया। उसमें वो कोरोना का पीरियड था। यदि मान लीजिए संक्रमण वो फैलता तो कितने भारतीय भाई बहनों की कितने हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों की जान जाती। इस गद्दार केजरीवाल की घिनौनी करतूत के कारण
तो ये दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध किया है इस गद्दार केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में बिठा करके। इस कलंक को उनको धोना ही पड़ेगा। तो देश यह न भूले कि केजरीवाल उसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस का ही एक अवतार है, एक दूसरा इनकारनेशन है। ये है तो उसी का अवतार। तो एक कहावत है ना कि गुरु का जो चेला है तो गुरु जो है वो गुड़ ही रह जाता है, चेला जो है वो चीनी बन जाता है। तो ये केजरीवाल उसे अपने गुड़ यानी गुरु जो जेएनपीसी का ये चीनी बन गया है झूठ बोलने में और उसी झूठ को फैलाने के लिए ये जो है यानी सरकारी पैसे माने आम और गरीब भारतीय भाई बहनों का जो टैक्स का पैसा है इस्तेमाल वो लगा रहा है अपने झूठ को फैलाने के लिए वो सरकारी विज्ञापनों में। तो सवाल इस बात का है, इतना जो वर्णन भारतीय जनता दल कर रहा है इसकी सार्थकता उतनी नहीं है। सार्थकता इसमें कि आप समझ करके इन जो तत्व हैं, जो शक्तियां हैं, इनका इलाज तो आप करिए। दिल्ली के लोग की मानसिकता पर तरस आता है कि वो जो उसने जाल फेंका, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली, इस जाल में फंस करके कितना बड़ा वो राष्ट्रीय अपराध किए कि उस गद्दार, घोर गद्दार, देश का गद्दार केजरीवाल को जो है मुख्यमंत्री के रूप में बिठाया। लेकिन यदि इतनी ही बात कही जाए तो हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। क्यों कि वो गद्दार केजरीवाल जो मुख्यमंत्री के रूप में है वह प्रधानमंत्री यानी मोदी जी के अधीन है। धारा 356 का प्रावधान है संविधान में। उसका उपयोग करके इस कलंक को हटा सकते थे, लेकिन नहीं। मोदी जी भी उतने ही गद्दार हैं इस देश के, केजरीवाल जैसे गद्दारों को पालने वाले। ये तो दुखड़ा है। और इसलिए कम से कम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन फिर उसी मोदी को इन जो है चारों जो है वो विधानसभाओं में जिताने का अपराध बिल्कुल न करें। ये गद्दार हैं इस देश के, मोदी जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, जो कि केजरीवाल जैसे गद्दारों को जो है पाल रहे हैं। और दिखाने के लिए क्या कि वो एक छोटा सा कोई संशोधन कर दिया संविधान में कि थोड़ा सा यानी कि कोई भी प्रस्ताव लाना है विधानसभा में तो राज्यपाल की परमिशन चाहिए। सवाल है कि भाई कि इतने बड़े गद्दार का इलाज करना है और थोड़ा सा वो संविधान में संशोधन करके जो है अपने इतने बड़े पाप को छुपाना चाहते हैं। तो खैर सब विधियों से ये भारतीय जनता दल जगाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। अमोघ असर आपके पास है और इतने खतरनाक दुश्मन का इलाज भी आप ही कर सकते हैं। और वो भी बहुत आसानी से। कोई आंदोलन आपको नहीं करना है, मन में बस वो दृढ़ता लानी है कि इनसे निजात पानी है। तो अभी जो सामने है सिर्फ नोटा 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 नोटा। हमारे सभी जितने भी अभी भी चुनाव होने जा रहा है, हमारे असम विधानसभा के, पश्चिम बंगाल विधानसभा के, हमारे जो है पुदुचेरी विधानसभा के, हमारे तमिलनाडु विधानसभा के, हमारे केरल विधानसभा के सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन मन में ठाने कि नोटा के द्वारा इन देश विरोधी ताकतों को, इन भारतीय समाज विरोधी ताकतों को उनके पात्र जगह पर पहुंचाना है। इनके अकल को ठिकाने में लगाना है। जो इनका मन बढ़ गया है कि हम कुछ भी करें, जनता को तो हम भुलवा देंगे, दाना फेंक कर बका देंगे, उसको फंसा लेंगे, इस मानसिकता को तोड़ना है आपको।
भारतीय ताकत दल भी जब इसके पास संसाधन आ जाएगा, कैंडिडेट लेकर के आ जाएगा। इसने कई बार कहा है कि इसके भी कैंडिडेट को, इसके भी उम्मीदवारों को वही जो पात्रता के मानदंड बताए गए हैं कि वो सच्चे अर्थों में राष्ट्रभक्त होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। इन्हीं मानदंडों पर कसते हुए उसकी पात्रता को परखिए, तभी जाकर उसको समर्थन दीजिए, वरना नहीं, वरना भारतीय आवाम ताकत दल के भी उम्मीदवार को समर्थन मत दीजिए। अब सिर्फ पात्र लोगों को ही चुनना है, और जब तक पात्र लोगों को आप नहीं चुन पाते हैं तब तक इन जो देश विरोधी शक्तियां हैं, ताकतें हैं, अभिशाप हैं, इनसे निजात का रास्ता जो कि ये दूसरी आजादी की जंग से ये कम नहीं है, कम से मतलब है कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, इसलिए वो सत्ता का जो अंग्रेज जो गए हैं वो जो कि 15 अगस्त 1947 वाला जो था वो एक सत्ता का हस्तांतरण था। अंग्रेज जाने को मजबूर भी किया गया। तो हमारे इन अमर शहीदों की खून के बलिदान के कारण इन कांग्रेसियों की मुखबिरी और दलाली के कारण नहीं, ये भी बताया गया, और इसको भी और विस्तार से बताने की जरूरत है, और भारतीय जनता ताकत दल बताएगा भी। तो लेकिन हमारे वो शहीद आजम भगत सिंह ने चेतावनी दी थी कि इन काले अंग्रेजों का भी वो निस्तारण करना है, इनको भी डिस्पोज ऑफ करना है। इनसे भी इस देश को आज़ादी चाहिए, जो कि जातियों के आधार पर इस समाज को तोड़ते हैं, इस देश को तोड़ते हैं, संप्रदाय के आधार पर जो है इस देश को तोड़ना चाहते हैं, भाषा के आधार पर इस घोर गद्दार नेहरू ने जो प्रांत जो बनवा दिए थे, अब वो भाषाई कट्टरता और भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं तो प्रांतीय कट्टरता, इसके आधार पर जो इस समाज और देश को तोड़ना चाहते हैं। और इसी के आधार पर ये पार्टियां भी बनी हैं, इसी के आधार पर पार्टियां बने, और इसी के आधार पर ये और भी ये बटोरना चाहती हैं। सिर्फ उसी गंदगी, हिंदू मुस्लिम, ये गंदगी जो है, उसी गंदगी के भरोसे जो है ये वोट बटोरना चाहती हैं। और उस गंदगी में यदि उनको कुछ वोट मिलता है तो उसी गंदगी को अपनाते भी हैं। तो इनके चरित्र को, इनकी फितरत को भारतीय जनता ताकत दल बराबर बता रहा है, लेकिन इस बताने से ज्यादा जरूरी है कि आप मन में ठानिए कि इनसे निजात पानी है। आजादी की दूसरी जंग जीतने के लिए, वो आजादी की जंग पहली वाली थी, वो कष्ट में थी, चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी, इसमें उतना कष्ट नहीं उठाना, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा जरूरी है, लेकिन काफी आसान है। आसान इस मामले में है क्योंकि आंदोलन नहीं करना है, ये मन में, हर एक को मन में ठालना है, और मताधिकार आपके हाथ में मिला हुआ है। नोटा का इस्तेमाल करिए, पहले इनको नष्ट में नाबूद करना है। नोटा 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 नोटा। और इस संदेश को हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, जो ये 5 विधानसभाएं हैं, असम की, पश्चिम बंगाल की, पुदुचेरी की, तमिलनाडु, केरल की, इनमें आप सभी लोग जितने भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम हो सकते हैं, सशक्त माध्यम से, उसका इस्तेमाल करके पहुंचवाइए। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है, पहुंचवाइए इसको। ये निवेदन भी है हमारा भी और भारतीय आवाम ताकत दल का, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो बात चली थी वो अनिल देशमुख जो एनसीपी के वसूली का। तो सवाल इस बात का है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल अभी भी वो बोले चले जा रहा। राहुल कुछ बोलता है और उसको ये गद्दार चैनल जो है उसको उठा करके बोलते हैं कि राहुल
हमला बोला, हमला बोला। ये तो इतने बेशर्म भी है। अब देखिए, ये शब्दों का उन पर असर नहीं है। यदि इनको बेशर्म भी कहा जाए, इनको कानून बेशर्म है भी, कहने से मतलब नहीं है, इस पात्रता रखते हैं। ये बेशर्म भी है, बेहया भी है, और इस भारत के भी दुश्मन है, इस भारतीय समाज के भी दुश्मन है, कलंक है। लेकिन इन सारे शब्दों को कहने का इन पर असर नहीं होगा। असर कब होता है? या तो इनके पर्स पर, इनके बिजनेस पर असर पड़े, या तो अखिलेश यादव, हालांकि अखिलेश यादव को हम जस्टिफाई नहीं करते हैं, उनको उचित नहीं वो उठा रहते हैं, लेकिन जब उनके बाहुबली इनके पत्रकारों के इनकी जो पिटाई करते हैं, तब इनकी आत्मा जागती है, तब ये छपते होते हैं। तो तब तक ये बेहयाई करते रहते हैं। ये उस बिरादरी के हैं सब, ये पत्रकार लोग जो है जो, और बल्कि देखने में आया है कि एक अजीत अंजुम करके है, जाकर ले रहा था, और जनता करे कि भाई हम जो है नोटा का इस्तेमाल करेंगे, उसकी वो बातें नहीं सुन रहा है अजीत अंजुम जो है। तो इस जो है ये बीजेपी के द्वारा, जेएनपीसी के द्वारा, वाम दलों के द्वारा इस मीडिया को भी जो है काफी सिखा पढ़ा गया है कि एक तो भारतीय वाम ताकत दल का नाम मत लो, नोटा का नाम मत लो, ये पूरी जो है किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन किलाबंदी करो कि भारतीय वाम ताकत दल का नाम मत लो, हमारा नाम मत लो, नोटा का नाम मत लो। चर्चा करो, न चर्चा होने दो, न ये बात फैलने दो। तो दिक्कतें हैं, कोई बात नहीं, ये दिक्कतें किसी ये इनकी साजिश जो है वो किसी काम में नहीं आई, बशर्ते हमारे सभी भारतीय भाई बहन एक होकर के, भारतीय बन करके नोटा का इस्तेमाल करें, ये लाख करें, लेकिन जो हमारे भारतीय आवाम की ताकत के आगे ये सब के सब जो है वो ध्वस्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। तो वही कुछ लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी अभी भी बोल रहा है, प्रियंका गांधी अभी भी बोल रही है। तो मोदी जी ने जो शासन दिया है, सारे देश के दुश्मन, देश के कलंक, देश के अभिशाप, देश के गद्दार जो है कुछ भी बोलें, उनको बोलने की छूट है उन गद्दारों को, और उन्हीं गद्दारों की बात को उठा करके ये गद्दार चैनल जो है ये दिखा रहे हैं। ये तब तक झेलना है जब तक कि आप इन ताकतों को नस्ल में नाबूद नहीं करते हैं। और फिर दूसरी व्यवस्था आती है, इन सारे चैनलों का इनका भी विनाश करना है। बहुत नाकाबिले बर्दाश्त स्थिति है कि इन देश के दुश्मनों को जो है, यानी उनके वक्तव्यों को उनको ये सब दिखाते रहते हैं। और बड़े राहुल ने हमला बोला, राहुल ने बताया, ये जो देश का गद्दार है उसको दिखा रहे हैं कि वो हमला बोला। उसको तो बोलने का ही हक नहीं है, उसको इस देश में रहने का ही हक नहीं है, लेकिन पूरा ये हक, पूरी सुविधा जो है ये मोदी सरकार दे रही है। इसलिए मोदी सरकार इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन और सबसे बड़ी गद्दार है। देशभक्ति का तकाजा ये देखिए। और एक चीज और, हमने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और इस नौकरशाही का एक हिस्सा बन गए। सेवा निवृत्त होने के बाद जिस बैच का मैं हूँ, उस बैच के लोगों के जो सेवानिवृत्त लोग हैं या जो काम भी कर रहे हैं, सर्विस में हैं, उन्होंने एक समूह बनाया। वो समूह बनाया तो अपने विचारों को रखने के लिए वो समूह जो है, अब समझिए, नौकरशाही एक बहुत बड़ा समूह है। उसमें भी उस नौकरशाही में अलग अलग सेवाओं के, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, दूरसंचार सेवा, और क्या कहने, और राजस्व सेवा, तमाम चलता है। ये नाम आप सुने होंगे, जिसको आईएएस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं, आईआरएस कहते हैं,
ITS कहते हैं, तमाम चलता रहता है। खैर, तो हिंदी में कहा जा रहा है कि प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, राजस्व सेवा, दूरसंचार सेवा, तमाम इस तरह की सेवाओं के आधार पर भी अलग अलग सेवाएं बनी रहती हैं। तो उनके अलग अलग जो है वो समूह वो बनाए रहते हैं। तो एक छोटा सा सबसेट जो है हमारी भी सेवा के लोगों ने बनाया हुआ है। तो अब उस पर किस किस तरह के वीडियो आ रहे हैं, सारे वीडियो का तमाशा के विषय में हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन वहां भी और भारतीय जनता का दल नाम लेना नहीं जा रहा था, लेकिन चूंकि यह मामला देश से संबंधित है, भारतीय समाज से संबंधित है, इसलिए वो नाम लेना जरूरी हो गया है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो गिरोह है, जो कि हिंदुत्व बचाने के नाम पर जो गंदगी जो फैला रहा है, वो गंदगी जो है उस समूह में भी चली आ रही है। और एक बात सभी हमारे आदरणीय भारती भाई सभी बड़े गौर से समझ लें कि जो लोग हिंदू को जगाने की और हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, वह इस देश के शत्रु हैं। जो मुसलमानों को जगाने की बात करते हैं और सिर्फ मुसलमानों की रक्षा की बात करते हैं, वो भी उसी प्रकार इस देश के शत्रु हैं। और इसी प्रकार और लोग। जरूरत इस बात की है कि हमको सभी भारतीयों की एक साथ रक्षा करनी है और हमको ऐसी चिंता और व्यवस्था करनी है कि सभी लोग एक साथ में रहें, मिलकर रहें, सद्भाव से रहें, भारतीय बनकर रहें और अपने अपने जिसको धर्म करते हैं उसको पंथ माने, उसको व्यक्तिगत रूप से अपने घर में निभाएं और साथ में सिर्फ भारतीय और राष्ट्रीय बनकर रहें। तो ऐसे लोगों के मानसिकता में ये बात ठूसनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। और जो लोग वो हिंदू लोग जाग जाओ और वो गजवाए हिंद आ रहा है, दारुल इस्लाम आ रहा है, और उधर भी जो कट्टरवादी सिखा रहे हैं कि ये हिंदू लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हिंदू लोग हम पर हावी हो जाएंगे, मोदी जी आ गए हैं, तमाम इस तरह की गंदगी जो है, ये जो असामाजिक और कट्टरवादी तबके हैं या एजेंट्स हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा चलाए गए और प्रायोजित और फंडेड, यही तो काफी समस्याओं की जड़ में है। और देश यह भी जान ले कि ये सारी जो इस तरह की जो गिरोह हैं, गैंग्स हैं, आप इसकी जांच करेंगे या इसके पीछे पड़ेंगे या इसके असलियत जाने के पीछे पड़ेंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता दल का विश्वास है कि आपको जरूर मिलेगा कि ये सब जीएनपीसी के ही एजेंडा आपको मिलेंगे। क्योंकि ये एजेंडा जो है जीएनपीसी का ही है और वाम दलों का है, भारतीय समाज को कमजोर करना, कैसे भी हो, नफरत के द्वारा। कोई यदि ये मुहिम चला रहा है कि हिंदू लोग जाग जाओ, हिंदू लोग एक हो जाओ, तो भी अपरोक्ष रूप से भारतीय समाज में एक नफरत फैलाने का एजेंडा ही है। कोई जगा रहा है कि मुसलमान लोग जाग जाओ, मुसलमान लोग एक हो जाओ और बाकी की परवाह मत करो, सिर्फ मुसलमान की परवाह करो, वह भी दूसरे तरह का वो नफरत फैलाने का एक मुहिम और एजेंडा है। इस प्रकार कोई भी और इस तरह के जितने भी ये साजिशें हैं, करतूतें हैं, कारनामे हैं, वह भारतीय समाज के खिलाफ हैं और इसके चलाने वाले इस भारतीय समाज के शत्रु हैं। और दोनों के दोनों गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज के ही एजेंट हैं। यही जो है हमारे समूचे
आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे समूचे आदरणीय भारतीय अवाम को अंततोगत्वा और पूर्ण रूप से समझना ही पड़ेगा। तो उस छोटे से मंच में जो हमारी सेवा का, माने संघलोक सेवा आयोग में जो अलग अलग सेवाओं का जो एक मंच बनाया गया व्हाट्सएप का, हमने उन ऐसे तत्वों को, ऐसे लोगों का जो इस तरह का गंदगी ला रहे थे, तो उनको, हालांकि कई बार गंदगी लाए, और ऐसे लोगों से उलझना भारतीय जनता दल का या मेरा जो है अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना जो है कभी भी बुद्धिमत्ता नहीं मानी जाएगी, ये ऐसा मेरा मानना था। लेकिन फिर भी चूंकि अति होने पर थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश की गई, और कई बार उनके भी जवाब आए, लेकिन अब वो शांत हैं। और जो आईना दिखाने की भी कोशिश की गई, बस वही राष्ट्रीयता और भारतीयता के आधार पर। और जब वो राष्ट्रीयता और भारतीयता के आईने में जब वो देखते हैं अपनी गंदगी को, तब उनको लगता है कि उनका चेहरा, उनकी करतूत जो है कितनी काली है। जरूरत इस बात की है कि इन सारे देश विरोधी ताकतों को, जीएनपीसी को, भारतीय जनता पार्टी को, वाम दलों को सच्चे भारतीयता के आने में वो आईना उनको दिखाइए। उनको खुद अपना चेहरा कितना भद्दा और कितना काला दिखेगा उनको। तो आज उनको आईना दिखाने का वक्त है, और आईना दिखाने के पहले जो है उनका इलाज करना भी जरूरी है, नोटा के जरिए। नोटा 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 नोटा। और ये संदेश भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन है कि जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हो सकते हैं, सशक्त माध्यम हो सकते हैं, उस माध्यम के जरिए हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहनों, खास करके तमिलनाडु विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा, केरल विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, असम विधानसभा के सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहनों में संदेश पहुंचाएं। नोटा का सभी इस्तेमाल करें और देश के कलंक, देश के अभिशाप, देश के शत्रुओं से इस देश को, हम सभी को निजात दिलाएं। ये बहुत जरूरी है। और अभी भी देखिए, इन समूह का मोटे मोटे मैनिफेस्टो जारी होंगे। वो मैनिफेस्टो से कुछ होगा, कुछ उसमें वह रेवड़ी होगी। तो जान लीजिए कि जो दल इस देश को कुछ दे नहीं सकते, वो रेवड़ी ही बांटते हैं, वो दाना ही फेंकते हैं, बैलिया वाला, फंसाने वाला। जो इस देश को देना चाहेगा, वो बात करेगा कि हम आपको कैसी व्यवस्था दे रहे हैं, कैसा माहौल दे रहे हैं कि जिसमें आप जो है सुकून महसूस कर सकें। आप जो है वो, और आपके रोजी की भी व्यवस्था हो, रोटी की भी व्यवस्था हो, लेकिन सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, और भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा को बख्शते हुए। ये है। और जो कलंक इन सबों ने पाल रखा है, आरक्षण जो है सबसे बड़ी जो है यानी विभीषिका है। इस पर जितनी भी ये ताकतें हैं, इनकी घिघी बंद है। ये नहीं बोलते हैं, सोचते हैं कि ये बोल देंगे तो इनका वोट कम हो जाएगा आरक्षण पर, और जबकि आरक्षण बहुत बड़ी विभीषिका है। उसी प्रकार आबादी विस्फोट भारत में जो इसका क्षेत्रफल है, जो बताया गया है कि चीन का क्षेत्रफल भारत से 2.5 गुना से ज्यादा है, और हम चीन की आबादी को छूने जा रहे हैं। समझ जाइए कि किस आबादी विस्फोट के चपेट में हम हैं। और इसी तरह से यदि आबादी बढ़ती रही तो रोजी रोटी और मकान तो बहुत दूर की चीज है, हवा भी नहीं मिलेगी, पानी भी नहीं मिलेगा, जो एक मौलिक या मूल आवश्यकता है।
तो ये अभिशाप हम जानबूझ करके क्यों बुला रहे हैं? तो आबादी विस्फोट को भी रोकना होगा, काबू में करना होगा, और उसको ऋणात्मक दिशा में, नेगेटिव डायरेक्शन में ला करके फिर वही कम से कम क्षेत्रफल के हिसाब से 30 या 35 करोड़ पर इसको लाना होगा। मतलब कि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, मैंने 1 अरब का, इसमें आबादी कितनी है? 1 अरब 35 करोड़, तो 1 अरब का एक्स्ट्रा बर्डन जो है 50 वर्षों में वो कम करना होगा। तभी हमारे आगे आने वाली नस्लों का जीवन सुखी रहेगा और उनके चेहरे पर मुस्कान, हालांकि हम आप शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे तो हम कहीं भी रहें, हम माने अल्लाह या ईश्वर के पास भी रहेंगे तो अपनी आत्मा को शांति मिलेगी। हम अपने बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था दे के गए हैं कि उनके चेहरे पर वो सुखी रहें और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। तो आबादी विस्फोट को, इस पर जो है कोई पार्टी नहीं बोलती है। तो भारतीय ताकत दल आरक्षण को भी समाप्त करना, आबादी विस्फोट को भी रोकना, और शिक्षा में जो व्यवसायीकरण है, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। प्राइमरी एडमिशन में मोटा डोनेशन और कैपिटेशन फीस, और जो टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज में कैपिटेशन फीस, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज आपका है तो वो 15-20 लाख से शुरू होकर के वो करोड़ों में जाता है। ये जो मेडिकल कॉलेज है तो 50 लाख से शुरू होकर के 4-5 करोड़ तक जाता है। बताइए, ये साधारण माने हमारे आम भारतीय भाई बहन या गरीब भारतीय भाई बहन इसको अफोर्ड कर पाएंगे? इसका बोझ वो सह पाएंगे? लेकिन चल रहा है मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसका दिन चल रहा है। और गरीबों के नाम पर जितनी भी योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती हैं, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा दुखड़ा है। राजीव गांधी को, हालांकि वो इस देश का बहुत बड़ा गद्दार था, बोफोर्स के रूप में उसने इस देश पर डकैती डाली थी, लेकिन कम से कम एक बात के लिए जो है भारतीय ताकत दल उसको धन्यवाद देना चाहता है कि इस बात को उसने कम से कम इस बात को कबूला कि दिल्ली से जब 100 रुपया भेजते हैं तो हमारे जो है लक्षित आबादी को सिर्फ उसमें से 10 रुपया ही मिल पाता है, बाकी 90% जो है ये सिस्टम खा जाता है। भारतीय ताकत दल को मानना है कि आज भी 90% खाने वाला सिस्टम है। इस पर जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने वाले जरा भी नहीं बोलते हैं। और इनसे यदि पूछ लो तो मोदी जी का एक ही जवाब रहता है कि हमने डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था कर दी है। डिजिटल पेमेंट की वकालत करने वाले, डिजिटल पेमेंट का तर्क करने वालों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि गांव में जाएं, जब प्रधान को जब तक रिश्वत नहीं मिलती है तब तक वो प्रमाणित नहीं करता है, और जब तक वो प्रमाणित नहीं करेगा तब तक वो पैसा जो है उस जो है गरीब के खाते में नहीं आएगा। और प्रधान जो है प्रमाणित कब करेगा? जबकि उसको ये रिश्वत मिलेगी। तो ये क्या हमारे मोदी जी को मालूम नहीं है जो कि इसकी वकालत करते हैं कि हमने डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था कर दी है? वही नहीं, जो पैसा को रिलीज करने वाले CDO ऑफिस, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि हर एक जिले में होता है, वो CDO और उसके बाबू लोग कब जो है वो फंड ट्रांसफर का व्यवस्था करेंगे? तो सारी चीजें गरीबों के नाम पर, वो गरीबों को किस तरह से मिलती हैं, कितना मिलती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा दुखड़ा है। तो ये सारी जो पार्टियां हैं
इनको इनसे मतलब नहीं है। और कम से कम ये सुनने में आया है कि कोरोना का दूसरा उसका कहर जो है, दूसरा दौर चला है। इसके विषय में भारतीय जनता दल का बस यही कहना है कि बराबर इस बात का है कि लोग जो है नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता दल ने बराबर ये कहा है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शासन प्रशासन का जो मॉडल है, जो शासन शैली है, जो कि सख्ती, अनुशासन और नियम पालन पर आधारित है। और उसी प्रकार हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का भी जो है सख्ती, अनुशासन, नियम पालन पर आधारित है। और ये शासन में भी और जनता में भी अनुशासन और नियम पालन, यदि ये व्यवस्था रहती तो आज साथ मैंने कि बहुत पिछले साल ही जो है बहुत कम समय में वो नियंत्रित हो गया होता। लेकिन आज हमारी जनता में और शासन में, राजनीति में पूरा अनुशासनहीनता का एक बहुत बोलबाला है। उसी का अभिशाप है कोरोना जो दोबारा आया है। और सारी राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल या राजनीतिक शक्तियां जो है वो अनुशासनहीनता को ही जो है बढ़ावा देती हैं। विधानसभाओं में जो तोड़फोड़ आपने देखा होगा, लोकसभा में भी जो हल्ला गुल्ला तोड़फोड़ देखा होगा, ये उनकी अनुशासनहीनता के चरित्र को ही दिखाता है। और एक बात और कि ये राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चाहती हैं कि सिस्टम जो है वो जो अनुशासित हो, प्रणालीबद्ध हो, क्योंकि उनका एक विश्वास है कि जिस वक्त ये सिस्टम अनुशासित होगा, प्रणालीबद्ध होगा, या सबके काम अपने आप हो जाएगा, तो फिर इन नेताओं को पूछेगा कौन। तो इनकी पूरी राजनीति जो है इसी बात पर टिकी है कि ये सिस्टम या राजनीति जो है पूरा अनुशासनहीन हो। और उसी का दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि कोरोना के संक्रमण का ये दूसरा दौर चल पड़ा है। तो खैर कोई भी हो, हमको नियम पालन जो है करना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता दल की व्यवस्था आएगी तो निश्चित रूप से वो जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो शासन प्रशासन, सख्ती, अनुशासन का जो उनका मॉडल था, और या हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का भी जो सख्ती और अनुशासन, नियम पालन का जो मॉडल था, इन दोनों को लागू करके सख्ती, अनुशासन और वो निष्पक्षता और शासन प्रशासन का जो है वो चुस्त दुरुस्त होना, और निष्पक्ष और प्रभावी शासन प्रशासन में भी और समाज में भी, और भारतीय समाज में भी, इसी के द्वारा जो है कोरोना या कोई भी बीमारी हो और कोई भी इस तरह से दुर्व्यवस्था हो, सबका इलाज संभव है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।